तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं आपका 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 चार्जेस, 6 चार्जेस। तो मैं यहाँ बात करूँगा एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के लिए। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कूलम्स लॉ में फोर्स निकालने के लिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, चार्जेस क्यू सब पर सेम चार्ज रख दिए। स्क्वायर, कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर, क्यू, ऑल साइड्स आर इक्वल, पेंटागन, चार्ज क्यू एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम हेक्सागन, सब पर चार्जेस क्यू सेम, सारी साइड सेम। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सेंटर, सेंटर सेंट्रोइड, या डायगोनल का इंटरसेक्शन, यहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्शन, ये सेंटर। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? और कोई भी फिगर हो, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, कितनी होगी? 0। हमेशा याद रखना ये 0 होगी आपकी। ओके, सपोज यहाँ से एक चार्ज अगर रिप्लेस कर हटा दिया जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस चार्ज रख दिया तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी? देखो ध्यान दो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ डिस्टेंस सेम है, ये ई आ जाएगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगी तो नेट इलेक्ट्रिक इधर चली जाएगी तो 2E, कितना मैग्नीट्यूड होगा? 2E। ओके, ई है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर है सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस, सेम हियर आर है सेंटर वर्टेक्स की डिस्टेंस। अगर इसमें से हम एक चार्ज को यहाँ भी निगेटिव कर दें, यहाँ भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? 2E। यहाँ भी कोई सा चार्ज निगेटिव कर दें 2E, यहाँ भी एक चार्ज निगेटिव कर दें 2E। ओके जी, तो किसी भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में आपका जो चार्ज अगर सब वर्टेक्स पे सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। सपोज वन ऑफ द charges at any vertex replaced by negative charges, so electric field at the center just double by any individual charge। किसी एक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी उसका डबल हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये एन साइड रेगुलर पॉलीगन की बात करी, इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पिक्टोग्राफिकली। तो हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, पिक्चर में कैसे दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो तो कैसे करूँगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट, मेजरमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मेजरमेंट है, डेफिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, जिस सरफेस से पास हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज़ और देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल लाइन है क्या? इट इज़ ए स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ है। At every point of which electric field, the direction of field is along the tangent at that point। जिस पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, उसको हम टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो उसका ये पॉइंट ले लिए तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करके हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा है? स्ट्रेट कर्व्ड पाथ है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके टेंजेंट के अलोंग होती है। ओके, कुछ और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। पीछे भी डिस्कस किया मैंने, एक बार और आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। ओके, रेडियली इनवर्ड। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। ओके जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होंगी, नेगेटिव चार्ज पे एंड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ एंड हुई, तो दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, कोई क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंगल चार्ज में स्टार्ट फ्रॉम जीरो और इन्फिनिटी, जीरो से भी स्टार्ट हो इन्फिनिटी, सो दे आर कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम एक सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं तो शायद यह क्लोज लूप नहीं होता, तो डिसकंटिन्यूस हो सकती है, बट ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व। ओके, नेक्स्ट, जनरली अगर पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा कंटिन्यूस, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस। ओके, कंटिन्यूस कर्व है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सिस्टम लूँ तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूस रहेगी। क्यों भाई, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, यहाँ पर एंड हो गई। ओके, तो ये यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो गई, यहाँ पर ये मर्ज नहीं हो रही जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता है। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज ये टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ए यूनिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिक होती है, तो गड़बड़ हो गया, गलत है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी, ये रीजन जो है इस जगह, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी क्लोज, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन में देखें तो इज़ वेरी फार अपार्ट टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी हो गई आपकी, वीक हो गई। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर close to the electric field is strong, the region in which electric field is far apart, electric field is weak. Okay, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया है पर, और आई थिंक ये प्रॉपर्टी ज़्यादा है और इतना कुछ इसमें से है नहीं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए बस। इसके बाद करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मेजरमेंट बताया था, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे रिलेटेड है। अभी बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू ए सरफेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब सपोज ये कोई हमारे पास सरफेस है और इसका एरिया है, सरफेस का डेल्टा एस ले लिया हमने, ठीक है, पार्ट ले लिया इसका किसी डेल्टा एस। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है। ओके, अगर सरफेस का डेल्टा एस की डायरेक्शन ये है नॉर्मल, डेल्टा एस जो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ऑलवेज, तो एनी ये है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमेशा एरिया वेक्टर क्या रहेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। सो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल जा रही है, तो यहाँ से तो कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल नहीं रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो इसका थीटा एक कंपोनेंट ले लिया, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देंगे ई एन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर यूनिट एरिया ई एन है नॉर्मली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, डिनोटेड बाय 5। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मल टू इट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। ओके, तो इट इज द इलेक्ट्रिक, इस सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी नॉर्मली, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अभी ई एन क्या है, ई एन इसका कंपोनेंट, तो ई एन हो गया ई कोस थीटा, ई मैग्नीट्यूड ले लिया, ई कोस थीटा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ इस सरफेस से, ई डेल्टा एस कोस थीटा। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, अगर एंगल हमें कन्फर्म है, एरिया कन्फर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फर्म है। अभी एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर ई वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी कोस थीटा किसमें डॉट, तो डेल्टा फाई एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, अगर कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ऐसे जा रही हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कितना फ्लक्स पास होगा, हाँ जी 0, क्योंकि कितना एंगल हो गया इसका, डेल्टा एस से 90 डिग्री। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके नॉर्मल के अलोंग ही जा रही हैं, डेल्टा एस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मैक्सिमम ई डेल्टा एस। किसी एंगल पे जाएंगे तो ई डेल्टा एस कोस है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, ए डेल्टा एस। ओके, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर हमें होल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो कई बार हम टोटल सम लेके निकाल सकते हैं। अगर मान लिया कोई, ये तो हमने एक पार्ट सरफेस एलिमेंट से निकाला, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो इट इज़ द समेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सरफेस, तो सिग्मा ई डेल्टा एस। एंड ऑल्सो अगर लिमिट लें हम यहाँ पर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज द सरफेस इंटीग्रल है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए सरफेस। तो एक सरफेस का एलिमेंट लिया, इसकी वैल्यू पढ़ करके हम निकाल सकते हैं। ओके जी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा ही यूनिट है, देखो ई का है न्यूटन पर कूलम, इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड होगा। ओके, ठीक है, क्लियर है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक पीछे भी डिस्कस कर रहे थे, माइनस क्यू प्लस क्यू। ओके, इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, इट मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल द सेंटर O, ये सेंटर हो गया इसका, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज ऑलवेज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। एक टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमें क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। कैसा, ये पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ध्यान से सुन लेना, राइटिंग पर मत जाना आप, है ना, सेपरेट बाय डिस्टेंस। सपोज यहाँ ये क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल है, लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या है हमारे पास 2a। ओके, O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, जो पहली बार डाइपोल के बारे में पढ़ रहे हैं ध्यान से। ओके, अभी एक फिजिकल क्वांटिटी और आती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर है तो इसका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक मोमेंट और होगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल अगर है तो उसका मोमेंट होगा कुछ ना कुछ। ओके, डिनोटेड बाय P। इट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एदर चार्जेस एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल Q into 2a। So dipole moment is equal to Q into 2a. It is a vector quantity. What are the direction of dipole moment? From
माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सो इस तरह से स्पेसिकली अगर स्पेशली बना रखा हमने डाइपोल को माइनस क्यू टू प्लस टू की, तो ये एक तरह से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ओके जी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम ले लेते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के बारे में। पीछे मैंने 120 डिग्री वाला एक आपको डिस्कस किया था। ये आपका एक्स वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये एक डाइपोल ये हमारा रख लिया हमने माइनस क्यू टू प्लस क्यू, डाइपोल ए बी। ओके, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। एक डाइपोल हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, सॉरी, और ये डाइपोल भी इसका आइडेंटिकल डाइपोल सेम यही है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू सी डी। तो दोनों का डाइपोल पी क्यू इंटू टू ए, पी ए बी, पी सी डी भी क्या हुआ, क्यू इंटू टू ए। सो पी ए बी और पी सी डी दोनों क्या हो गए, सेम डाइपोल हो गए, डाइपोल मोमेंट सबका सेम है। बीच का एंगल कितना है, देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन ये हो गई, और इसकी माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन ये हो गई, और यहाँ पर जो एंगल है वो है 120 डिग्री का एंगल। कितना है, 120। तो व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट, तो अभी कल डिस्कस किया था, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों सेम है, ओके, दो वेक्टर क्वांटिटी दोनों सेम है और उनका बीच का एंगल 120 की, तो हमेशा रिजल्टेंट क्या जाएगा, उनके बाइसेक्टर से जाएगा, और उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, रिजल्टेंट सेम ही मैग्नीट्यूड का आएगा पी। तो इसका डाइपोल मोमेंट पी आएगा। एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर जाएगा, ये ए बी से, यानी ए बी वाले डाइपोल से 60 डिग्री पर। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया जो थोड़ा समय ध्यान है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डाइपोल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, दो डाइपोल 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, दो डाइपोल पैरेलल रखे हुए हैं, तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अब हम डाइपोल से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल सेंटर हो, ये हमने इसके लिए एक्सेस, इसके लाइन में हमने एक पॉइंट पी लिया एट डिस्टेंस आर, ये है इसका ऑन इट्स एक्सेस, ऑन इट्स एक्सेस, डाइपोल की एक्सेस पर, यानी एक्सियल लाइन पर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगी, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की इधर बाहर चली जाएगी। तो अगर नेट फील्ड निकालें हम, है ना, ये डिस्टेंस ए है यहाँ पर, तो अगर देखो माइनस क्यू कितना आ गया, के क्यू अपॉन अंदर की तरफ है ना, डायरेक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, ई प्लस क्यू कितना आ गया, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस क्यू इधर है, डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो यहाँ नेट फील्ड क्या आ जाएगी, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। इसे कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो कितना आएगा, के यहाँ आ जाएगा आपका 2q इंटू 2a, ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पर r आ जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा सोल्व करके जब निकालोगे, q इंटू 2a से मैं अलग के को अलग लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q इंटू 2a क्या हो गया आपका, डाइपोल मोमेंट, तो 2p r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। बट अगर हम बात करें, ये जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉल है, ये r इज़ मच ग्रेटर दैन ए, यानी कि जो लेंथ है डाइपोल की बहुत एज कम्पेयर टू पॉइंट ओ पी बहुत स्मॉल है, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल इंटू आर स्क्वायर। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल लाइन पाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर अगर देखें एक्सेल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बट फॉर ए सिंगल चार्ज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो डाइपोल में आर क्यूब हो गया और सिंगल चार्ज में आर स्क्वायर हो गया इसका, है ना। अभी डायरेक्शन क्या है, तो देखो इसकी डायरेक्शन भी नेट फील्ड की ई एक्सेल की, ये जाएगा आपका ई प्लस क्यू तक, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इधर। तो इसका मतलब एक्सेल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जस्ट पैरेलल टू ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड तो हमारा आ ही चुका, इज जस्ट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है।
तो डायपोल फील्ड होगी एक्सेल लाइन पर। एक देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो -q + q सेंटर ले लिया, डायपोल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया हमने। ओहो, ये थोड़ा सा लाइन सीधी में थी। r डिस्टेंस ये a, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें -q रेडियली इनवर्ड आएगी, ये रेडियली आउटवर्ड आएगी e + q। सपोज हम एंगल थीटा लें तो यहाँ पर कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो e - q का कंपोनेंट एक तो इधर को आ गया e - q sin थीटा, और एक कंपोनेंट आ गया e - q cos थीटा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हमें कंपोनेंट ब्रेक करने आते हैं तो कुछ क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं जिनसे आप सोल्व कर सकते हैं। ये e + q sin थीटा, ये e + q cos थीटा। मेन पर्पज डायग्राम बहुत अच्छी तरह स्टडी करने चाहिए जब भी फिजिक्स में आए, कई सारी चीज़ें डायग्राम से हमें बहुत क्लियर हो जाती हैं। अगर डायग्राम बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो समझ के कैसे कैसे हुआ, तो आपको हर पॉइंट इसके बारे में पता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ देखें ई नेट, ये आ गई e - q cos थीटा एंड e + q cos थीटा। ये हम कहाँ निकाल रहे हैं, एट इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन यानी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ओके, अगर आप देखें ये आर, ये ए है, ये आर है, तो ये r² + a² आ जाएगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक का सपोज ए बी पी ले लिए, ये भी r² + a², तो इट मीन्स e - q e + q तो सेम ही आ गए। तो मैं से अगर कैलकुलेट करके लिखूँ 1/4πε0, तो ये आ जाएगा q/r² + a² इंटू 2 ट्वाइस हो गया ऐड करके cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2q r² + a²। cos थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितना है cos थीटा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a/r² + a² का स्क्वायर रूट। सोल्व करेंगे तो e इक्वेटोरियल जो आया हमारे पास ये है 1/4πε0 q इंटू 2a r² + a² की पावर 3/2। q इंटू 2a क्या है, डायपोल मोमेंट, तो e इक्वेटोरियल आ गया 1/4πε0 p/r² + a² की पावर 3/2। तो दिस इज द इक्वेटोरियल फील्ड। ओके, यहाँ पर भी देखते हैं केस r इज मच ग्रेटर देन a, सो r² + a² इक्वल टू r²। तो इक्वेटोरियल कितना आ गया हमारे पास 1/4πε0 p/r³। यहाँ अगर डायरेक्शन देखें इक्वेटोरियल फील्ड की, ऊपर का साफ कर रहा हूँ जरा मैं, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है हमारी ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और ये हमारी एक्सल इक्वेटोरियल फील्ड की डायरेक्शन है। तो इक्वेटोरियल इज माइनस, नेगेटिव का मतलब है अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट p/r³। तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। ओके, ये ध्यान रखना, इसके अपोजिट होगा। दूसरा अगर रिलेशन देखें ई एक्सियल मैग्नीट्यूड में ट्वाइस होगा ई इक्वेटोरियल के, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए। ठीक है, याद रखना आप। ओके, क्लियर है सबको इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल। और लास्ट में हम डायपोल का बिहेवियर आते हैं इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के साथ आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो देखिए मैंने मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जिससे कि आपको पता हो कि हाँ MCQs अगर आते हैं इनसे रिलेटेड तो आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने अच्छा डेरिवेशन वाला पार्ट आपको दिखाया क्यों, थोड़ा सा रीज़न ये है कि अगर क्वेश्चन डिफरेंट आता है ट्राइंगल्स का तो आपको पता है डायरेक्शन से कैसे सोल्व करना है। तो इस तरह से -q + q नहीं है, कुछ और चार्जेस हैं, तो वहाँ पर भी आप इसी तरह सोल्व करोगे। कुछ वीडियोज़ में कुछ MCQs को लेकर बना दूंगा स्पेशली, ठीक है, बट अभी तो मेरा पूरा टारगेट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करके देना आपको। नेक्स्ट लास्ट में डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, फटाफट इसको देखते हैं और इसी के साथ हम आज का जो अपना सेशन वो एंड कर देंगे। तो ये है हमारा -q + q। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो ये इस पर फोर्स क्या लगेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन F - q इधर लगेगा और F + q कहाँ लगेगा, इधर। तो इस पर फोर्स लग रहा है F - q -q, नेगेटिव साइन इंडिकेट जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। F + q + q, ये सी डायरेक्शन गया।
तो दोनों चार फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल हैं, अपोजिट है, पैरेलल हैं, तो एक तरह कपल फॉर्म कर रहे हैं, तो इस पर टॉर्क लगेगा। ठीक है, यहाँ नेट फोर्स कितना होगा, दोनों नेट फोर्स कैसे, जीरो आ जाएगा। टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क है कोई भी फोर्स ले लो, इसमें मैग्नीट्यूड ले लो, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, एंगल थीटा है तो यह आ जाएगा 2a साइन थीटा। तो टॉर्क आ गया हमारे पास Q इंटू 2a PE साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला है, अगर कोई भी डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कितना टॉर्क लगेगा, PE साइन थीटा। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो टॉर्क हो गया P क्रॉस E, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, साइन थीटा है तो टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, न्यूटन पर मीटर इसकी ऐसा यूनिट है टॉर्क की, लास्ट से 11th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार बताया, न्यूटन पर मीटर। दूसरा, टॉर्क को अगर रोटेट करेंगे, है ना, तो इसकी दो कंडीशन है और हैं कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा। देखिए जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा कितना हो गया 1, तो टॉर्क कितना हो गया, साइन जब मैक्सिमम हो गया टॉर्क भी क्या हो गया आपका, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपेंस करेगा, व्हेन द डाइपोल इज एट 90 डिग्री टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लेते हैं केस और, अगर डाइपोल पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारी डाइपोल की डायरेक्शन है, P इज पैरेलल टू E, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो टॉर्क 0, फोर्स ऑलरेडी 0 था इस पर यूनिफॉर्म, तो इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन है डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट हो डायरेक्शन में, डाइपोल की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई, सो P इज एंटी पैरेलल, तो डाइपोल एंटी पैरेलल अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो थीटा 180 डिग्री होगा, साइन थीटा साइन 180 जीरो होते हैं, तो टॉर्क भी जीरो होगा। बट कौन सी कंडीशन आ गई है, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जीरो पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में और 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पर। ओके, तो ये दो कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं इसमें डाइपोल का, फाइनली अगर इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, इफ ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज सेशन लंबा हो गया, उसके पीछे रीजन के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पॉइंट्स है इसमें क्वेश्चन आने के लिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इफ डाइपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, नॉन यूनिफॉर्म है और डाइपोल ये रखा हुआ आपका, तो देखो यहाँ पर फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस पॉइंट पे EA है और इस पॉइंट मान लीजिए EB है, A और B, तो FA अगर निकालूँ तो माइनस QEA होगा और FB निकालूँ तो प्लस QEB होगा। तो अगर देखें यहाँ पर फोर्स इक्वल नहीं है, अपोजिट और पैरेलल भले हो जाएं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो यार नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, यस टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, यानी टॉर्क नॉन जीरो होगा। तो अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क आपका एग्जिस्ट करेगा और नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन अगर डाइपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, टॉर्क तो एग्जिस्ट करेगा, नेट फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो मैंने आज आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, कुछ मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं। इनको यूज़ करके आप काफ़ी सारे MCQs के आंसर दे सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना। थैंक यू आप सबका, और आपके ये काम आएंगे पॉइंट्स। ओके।